हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनी टाइम नर्सिंग। तो यहाँ पर जो है हम CHO एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे नर्सिंग के अगर कोई भी एग्जाम होता है, चाहे वो एम्स का हो, CHO का हो या कोई भी पेपर हो, इसमें से कम 2 से 5 क्वेश्चन इससे बनते ही बनते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड जो बेसिक चीजें हैं, जो इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है, उसको डिस्कस करेंगे। इसके पार्ट 2 के अंदर हम जो वैक्सीनेशन है उसको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा ताकि आपका इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट है वो इजीली क्लियर हो जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पर हम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से रिलेटेड बात करते हैं। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम मींस ये ग्लोबली बात हो रही है कि अराउंड द वर्ल्ड जो भी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हुए या वो कब आए हैं, कब उनके अंदर चेंजेस आए हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो अगर हम इम्यूनाइजेशन की बात करें तो वैक्सीन जो है, फर्स्ट जो वैक्सीन बनी थी वो बनी थी स्मॉल पॉक्स की। स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन थी वो सबसे पहले डिस्कवर करी गई थी और उसको डिस्कवर करा था एडवर्ड जेनर ने। उसको डिस्कवर करा था एडवर्ड जेनर ने, और इसीलिए एडवर्ड जेनर जो है उनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी बोला जाता है। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी उन्हें बोला जाता है, एडवर्ड जेनर को। ध्यान रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट जो वैक्सीन थी वो कौन से डिजीज के लिए बनाई गई थी और किसने बनाई थी। तो देखिए, सबसे पहले 1974 के अंदर क्या हुआ था, ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था। ये जो था WHO ने स्टार्ट करा था, और इसको स्टार्ट करने का रीजन ये था कि बहुत सारी ऐसी डिजीजेस थी जिनकी वजह से एपिडेमिक वगैरह हो रहा था, और वो लोगों की जो लाइफ है, जो उनकी लाइफ है, उसको दिन ब दिन कम करे जा रहा था। इसीलिए उन्होंने ग्लोबल मीन्स पूरे वर्ल्ड के अराउंड एक ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट करा था 1974 के अंदर। और इसी प्रोग्राम को आगे जाके इंडिया में रीलॉन्च करा गया था। ठीक है, ग्लोबली तो हुआ था, WHO ने करा था, और 1978 के अंदर इंडिया ने इसे रीलॉन्च करा था और उसे नाम दिया था एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। उसको बोला गया था एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद 1985 के अंदर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था। और ये जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, इसके अंदर जो है नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है वो भी इसी के अंदर इंक्लूड करा गया है। मीन्स कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर ही नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को भी इंक्लूड करा गया है। नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है उसको भी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करा गया है। उसके बाद में अगर हम देखें कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च कब हुआ था, वो हुआ था 19 नवंबर 1985 के अंदर। ठीक है, ये एग्जैक्ट डेट है, यहाँ पर हम बात करें ना 1985, तो डेट क्या है, 19 नवंबर 1985। उसके बाद में क्या हुआ था कि जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था उसको पार्ट बना दिया था CSSM मींस चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड। जो प्रोग्राम बनाया गया था, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड, ये जो प्रोग्राम बनाया गया था उसके अंदर इसको इंक्लूड कर दिया था। मींस इसको इंक्लूड करा था 1992 के अंदर। और RCH प्रोग्राम मींस रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ जो है उसके अंदर क्या हुआ था, UIP को इंक्लूड कर दिया था। ठीक है, मींस CSSM और RCH इन दोनों के अंदर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को इंक्लूड करा गया था। CSSM में तो करा था 1992 और RCH में हुआ था 1997 के अंदर। इसके बाद देखिए, जो फर्स्ट एपिडेमिक हुआ था, ठीक है, फर्स्ट एपिडेमिक हुआ था हेपेटाइटिस E का।
अगर हम एपिडेमिक की बात करें तो एपिडेमिक एक अनयूजुअल अकरेंस होता है डिजीज का किसी भी कम्युनिटी में या रीजन में, ठीक है। एपिडेमिक क्या होता है? एपिडेमिक होता है अनयूजुअल, ठीक है, इसको ध्यान रखना, अनयूजुअल अकरेंस होता है, अनयूजुअल अकरेंस ऑफ डिजीज इन एनी जोग्राफिकल एरिया, ठीक है, किसी भी जोग्राफिकल एरिया के अंदर अगर हो रहा है तो उसको बोला जाता है एपिडेमिक, ठीक है। जोग्राफिकली हम रीजन बोल सकते हैं या हम कम्युनिटी बोल सकते हैं उसको। और वो कौन सा था? हेपेटाइटिस ई का फर्स्ट हुआ था। उसके बाद में क्या था? मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया गया था और इसको लॉन्च करा गया था फॉर द लेफ्ट आउट एंड ड्रॉप आउट चिल्ड्रन, वो बच्चे जो इस यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर छूट गए या जिन्होंने ड्रॉप आउट कर लिया था, उन बच्चों के लिए मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया गया था, जिसमें जितने भी 7 किलर डिजीज है उनकी जो वैक्सीनेशन है उनको फिर से दिया गया था। नेक्स्ट, इन इंडिया इम्यूनाइजेशन इज डन फॉर प्रिवेंटिंग 7 किलर डिजीजेस, ठीक है। इंडिया के अंदर जो इम्यूनाइजेशन करा जाता है वो किया जाता है 7 किलर डिजीज के लिए, और वो कौन कौन सी है? फर्स्ट है टीबी, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टीटेनस एंड मीजल्स, ठीक है। इन 7 जो डिजीजेस है इसके प्रिवेंशन के लिए इंडिया के अंदर इम्यूनाइजेशन बच्चों का किया जाता है। नेक्स्ट जो है, हम यहाँ पर कुछ इम्यूनाइजिंग एजेंट्स की बात करते हैं, ठीक है। हम इम्यूनाइजेशन की बात करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से अलग से इम्यूनाइजिंग एजेंट्स होते हैं जिनको हम वैक्सीनेशन के अंदर यूज करते हैं। मेनली इम्यूनाइजिंग एजेंट्स जो होते हैं उसमें आता है वैक्सीन्स, इम्यूनोग्लोबिन्स एंड एंटीसीरा, इन तीनों को मेनली इसके अंदर इंक्लूड करा गया है। फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर वैक्सीन्स की। वैक्सीन्स क्या करते हैं? इट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज एंड अदर इम्यून मैकेनिज्म, ठीक है। ये जो वैक्सीन होता है ये क्या करता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज है उनके प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, मींस उनके प्रोडक्शन को अराइज करता है, ठीक है। और एंटीबॉडीज के साथ साथ में जो हमारे दूसरे इम्यून मैकेनिज्म्स है ये उनको भी स्टिमुलेट करता है। द वैक्सीन्स आर डिस्कवर्ड बाय द एडवर्ड जेनर, ये हमने पहले देख ही लिया कि एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन्स को डिस्कवर करा था। सबसे पहले हम बात करते हैं वैक्सीन्स के टाइप की। फर्स्ट है लाइव वैक्सीन। अब लाइव वैक्सीन जो होते हैं ये क्या होते हैं? दिस आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लाइव ऑर्गेनिज्म विच लॉस देयर कैपेसिटी टू प्रोड्यूस डिजीज बट रिटेन इम्यूनोजेनिसिटी। लाइव वैक्सीन का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो लाइव है बट उसका जो डिजीज करने की जो कैपेसिटी है उस ऑर्गेनिज्म की उसको निकाल दिया जाता है और जो बाकी बचता है वो उसकी इम्यूनोजेनिसिटी जो होता है उसको रहने दिया जाता है। मतलब क्या है कि जैसे कि कोई भी वायरस, जैसे अगर हम कोविड की बात करें, ठीक है, मान लो अगर कोविड की लाइव वैक्सीन बनी जाती है तो उसमें क्या होता है कि कोविड का जो वायरस है उसकी जो डिजीज कॉजिंग एबिलिटी है उसको तो निकाल देंगे बट उसकी जो इम्यूनोजेनिसिटी बचेगी उसी को क्या करा जाएगा? एज अ लाइव वैक्सीन या इम्यूनाइजिंग एजेंट पर्संस के अंदर इंजेक्ट किया जाएगा, ठीक है। ये होता है एक लाइव वैक्सीन, ठीक है। अब क्या होता है कि लाइव वैक्सीन अगर हम किसी को दे रहे हैं तो हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है। इट शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड टू द इंडिविजुअल विथ इम्यूनो डेफिशिएंसी, ठीक है। अगर कोई पर्सन है जिसको इम्यूनो डेफिशिएंसी है, मींस जिनका इम्यून ऑलरेडी क्या है, कम है, जैसे कि HIV वाले पेशेंट्स है, ट्रांसप्लांटेशन वाले पेशेंट्स है, इन सब की क्या होती है, इम्यून थोड़ा लो होता है, डेफिशिएंसी होती है, उनके अंदर लाइव वैक्सीन नहीं दी जाती है, ठीक है। या फिर होता है अगर किसी को कोई मैलिग्नेंसी है या कोई कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी पे है या कोई रेडिएशन पे, ठीक है। इन सारी चीजों को ध्यान रखना कि ऐसा क्यों करते हैं कि क्यों इन लोगों को नहीं दिया जाता है, क्योंकि उनका इम्यून ऑलरेडी लो है और अगर हम लाइव वैक्सीन उनके अंदर प्रोवाइड करेंगे तो वो क्या होगा कि उनको इम्यूनिटी देने की बजाय उनके अंदर उसी डिजीज का कॉज कर लेगा, ठीक है। मींस वही डिजीज उनके अंदर हो जाएगी, ना कि उसकी इम्यूनिटी डेवलप होगी, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना कि कभी भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट के अंदर किसी को अगर मैलिग्नेंसी है, कोई कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी पे है या कोई रेडिएशन थेरेपी ले रहा है, उन सारे पर्संस के अंदर लाइव वैक्सीन को नहीं दिया जाता है।
नेक्स्ट, मेंटेन अ गैप ऑफ 4 वीक्स बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 2 लाइव वैक्सीन। ठीक है, अगर कोई 2 लाइव वैक्सीन दी जा रही है तो उसके अंदर मिनिमम 4 वीक का क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए। ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछ सकते हैं कि कितने वीक्स का गैप होना चाहिए 2 लाइव वैक्सीन के एडमिनिस्ट्रेशन में। नेक्स्ट देखिए, द लाइव वैक्सीन अचीव इट्स इम्यूनाइजेशन विद सिंगल डोज। ठीक है, लाइव वैक्सीन क्या होता है, अगर हम सिंगल डोज देते हैं तो उसी में क्या होता है, उसका इम्यूनाइजेशन डेवलप हो जाता है। बट यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट पोलियो वैक्सीन विच रिक्वायर 3 और मोर डोजेस एट स्पेस टू प्रोड्यूस इफेक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, मीन्स कोई भी लाइव वैक्सीन होती है वो सिंगल डोज में अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर देती है, बट पोलियो की जो वैक्सीन होती है वो ऐसा नहीं करती है, और इसीलिए पोलियो के लिए 3 या उससे ज्यादा डोज की जरूरत होती है ताकि एक इफेक्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो सके। तो ध्यान रखना यहाँ पे लाइव वैक्सीन के बारे में। नेक्स्ट, सेकेंड हम देखते हैं किल्ड वैक्सीन। ठीक है, किल्ड वैक्सीन क्या होती है, द ऑर्गेनिजम्स किल्ड बाय हीट और केमिकल्स। ठीक है, देखिए लाइव वैक्सीन में हमने देखा था कि लाइव ऑर्गेनिज्म है, मींस उनकी सिर्फ डिजीज कॉजिंग एबिलिटी। ठीक है, डिजीज कॉजिंग एबिलिटी जो है उसी को क्या करा जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है। ठीक है, मीन्स ऑर्गेनिज्म तो लाइव है, बट किल्ड वैक्सीन के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिज्म को किल किया जाता है या तो हीट से या केमिकल से। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, दीज आर सेफ बट लेस इफेक्टिव देन लाइव वैक्सीन। ठीक है, ये सेफ होते हैं बट इनकी जो इफेक्टिवनेस होगा वो लाइव वैक्सीन से कम होता है। नेक्स्ट है, इट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, ये किसका प्रोडक्शन करता है, जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है हमारी बॉडी के अंदर उसका प्रोडक्शन स्टिमुलेट करेगा। और किल्ड वैक्सीन के अंदर हमें जरूरत होती है बूस्टर डोज की। ठीक है, लाइव वैक्सीन हमने देखा था ना कि उसके अंदर किसकी क्या था, सिंगल डोज ही जरूरत थी, बट किल्ड वैक्सीन के अंदर हमें बूस्टर डोज की जरूरत होती है। ठीक है, अब इसके अगर हम कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें, द एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस आर जनरल और लोकल रिएक्शन टू प्रीवियस डोज। ठीक है, मान लीजिए कि कोई वैक्सीन दिए, ठीक है, जो किल्ड वैक्सीन है, अगर फर्स्ट डोज में पेशेंट को या पर्सन को क्या हो रहा है, कोई रिएक्शन हो गया। ठीक है, मान लीजिए कोई लोकल रिएक्शन हो गया या फिर कोई ऐसा रिएक्शन कि कहीं स्कार बन गया है या कोई ज्यादा हार्म हो गया है, तो सेकेंड जो डोज होगी वो हम उसे नहीं देंगे। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, उसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फर्स्ट हमने बात करी थी वैक्सीन की, अब हम बात कर रहे हैं टॉक्सोइड की। टॉक्सोइड क्या होता है, द सर्टेन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस exotoxin and these toxins are detoxified and used in the preparation of vaccines। ठीक है, एक्चुअली टॉक्सोइड क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो भी टॉक्सिन्स हैं उन टॉक्सिन्स को लिया जाता है, उसमें से जो डिजीज कॉजिंग एबिलिटी है उसको हटा दिया जाता है और फिर वो जो बचता है उसको बोलते हैं हम टॉक्सोइड। ठीक है, देखो लाइव वैक्सीन के अंदर हमने क्या बोला था कि ऑर्गेनिज्म पूरा का पूरा हम ऑर्गेनिज्म ले लेते हैं, बस उसकी डिजीज कॉजिंग जो एबिलिटी है उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। ठीक है, बट टॉक्सोइड के अंदर, टॉक्सोइड क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो भी टॉक्सिन है उन टॉक्सिन की जो एबिलिटी है डिजीज वाली उसको क्या किया जाता है, एबिलिटी ऑफ डिजीज, उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है और फिर या फिर हम बोल सकते हैं डिटॉक्सिफाई किया जाता है। ठीक है, या हम बोल सकते हैं डिटॉक्सिफाई किया जाता है और फिर जो रिमेन बचता है वो बोला जाता है टॉक्सोइड, और ये टॉक्सोइड क्या करा जाता है, फिर इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन वैक्सीन। कॉम्बिनेशन वैक्सीन नाम से पता चल रहा है कि एक से ज्यादा है, मोर देन वन इम्यूनाइजिंग एजेंट इज इंक्लूडेड इन द वैक्सीन। ठीक है, अब
कॉम्बिनेशन वैक्सीन क्यों दी जाती है? द एम इज टू सिंप्लीफाई द एडमिनिस्ट्रेशन, रिड्यूस द कॉस्ट एंड मिनिमाइज द नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, क्यों दी जाती है? ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इजीली सिंप्लीफाई कर दें। ठीक है, जो कॉस्ट है वैक्सीन की वो भी कम हो जाए और पेशेंट को या पर्सन को क्या नहीं होना पड़ेगा, बार बार कांटेक्ट में नहीं आना पड़ेगा। ठीक है, जो कॉन्टेक्ट का नंबर है वो हम क्या करते हैं, मिनिमाइज। जैसे कि हम डीपीटी का वैक्सीन दे रहे हैं जिसमें हम 3 आ रहे हैं, 3 वैक्सीन देते हैं ना, एमएमआर है उसके अंदर भी हम 3 देते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन वैक्सीन का टाइप होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कुछ लाइव वैक्सीन और कुछ किल्ड वैक्सीन के एग्जाम्पल देखते हैं। लाइव वैक्सीन के अंदर आते हैं बीसीजी, ओपीवी मीन्स ओरल पोलियो वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा, ओरल टाइफाइड, इकोलाई, येलो फीवर, मीजल्स, मम्स, रुबेला। ये सारी जो होती है ये सारी लाइव वैक्सीन होती है। ठीक है, और अगर हम किल्ड की बात करें तो किल्ड में आता है रेबीज, नेक्स्ट आता है आईपीवी, फिर है पर्ट्यूसिस, जापानीज एनसेफेलाइटिस, केएफडी, कायासोनेर फॉरेस्ट डिजीज, देन साइटोमेगेलोवायरस एंड मेनिंगोकोकल। ये सारी होती है किल्ड वैक्सीन। ठीक है, ध्यान रखना लाइव वैक्सीन कौन कौन सी होती है और किल्ड वैक्सीन कौन कौन सी होती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। ठीक है, ये हम इंडिया के अंदर जो भी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हम फॉलो करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। देखिए, फर्स्ट है एट बर्थ। ठीक है, जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, बर्थ के टाइम पे हम कौन कौन सी वैक्सीन देते हैं? हम उसे देते हैं बीसीजी, ओपीवी एंड हेपेटाइटिस बी। ठीक है, बीसीजी दिया जाता है इंट्राडर्मल, ओपीवी दिया जाता है ओरल और हेपेटाइटिस बी दिया जाता है आईएम। ठीक है, ये सारी एट बर्थ दी जाती है। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें बीसीजी की, तो बीसीजी जो है वो हमने देखा था कि लाइव वैक्सीन है, इसीलिए इसकी जो होती है सिंगल डोज दी जाती है। ठीक है, इंट्राडर्मल कैसे दी जाती है? सिंगल डोज दी जाती है। और ओपीवी की हमने बात करी थी कि ओपीवी भी एक तरह की लाइव वैक्सीन है, बट इसका क्या होता है, हमें 2 से 3 जो होती है इसकी डोज देनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 वीक ऑफ एज में कौन सी वैक्सीन दी जाती है। 6 वीक में दी जाती है ओपीवी की फर्स्ट डोज और पेंटावेलेंट वैक्सीन की फर्स्ट डोज। ठीक है, अगर हम पेंटावेलेंट, तो पेंटावेलेंट के अंदर 5 वैक्सीन इंक्लूड होती है। ठीक है, पेंटावेलेंट में 5 होती है, वो होती है डीपीटी प्लस हेपेटाइटिस बी और हिब। हिब होता है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। ठीक है, हिमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, ये होती है पेंटावेलेंट। मींस 3 तो ये हो गई, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटेनस, हेपेटाइटिस बी और हिब। ठीक है, ये होती है पेंटावेलेंट वैक्सीन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें 10 वीक ऑफ एज में। ठीक है, इसमें भी सेम देते हैं बट सेकेंड डोज हो जाती है। जैसे ओपीवी की सेकेंड डोज हो जाएगी, पेंटावेलेंट वैक्सीन की सेकेंड डोज हो जाएगी और रोटावायरस की सेकेंड डोज। फिर आता है 14 वीक ऑफ एज, इसके अंदर भी क्या होता है, ओपीवी की थर्ड डोज और पेंटावेलेंट की थर्ड डोज दी जाती है, या फिर हम देते हैं आईपीवी। ठीक है, आईपीवी जो होता है वो क्या होता है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ठीक है, और उसको पेरेंट्रल रूट से दिया जाता है। ठीक है, ये होता है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ठीक है, और उसको दिया जाता है इंट्रा पेरेंट्रल रूट, या तो हम इंट्रामस्कुलर देते हैं उसको राइट थाई के अंदर। ठीक है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ठीक है, उसको आईएम दिया जाता है और इसको दिया जाता है ओपीवी की थर्ड डोज के साथ में। ठीक है, और ओपीवी और पेंटावेलेंट जो है उसकी थर्ड डोज के साथ में दिया जाता है। देन आता है 9 मंथ ऑफ एज के अंदर हम देते हैं मीजल्स और विटामिन ए का फर्स्ट डोज। ठीक है, मीजल्स का वैक्सीन दिया जाता है और विटामिन ए का जो है फर्स्ट डोज दिया जाता है। ठीक है, जो मीजल्स का वैक्सीन होता है वो दिया जाता है सबक्यूटेनियस, और विटामिन ए जो होती है उसकी ड्रॉप्स दी जाती है। ठीक है, विटामिन ए की क्या दी जाती है, ड्रॉप्स दी जाती है, और कितनी दी जाती है, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दी जाती है ओरल। ठीक है, ड्रॉप्स की बात करें मींस ओरल दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है 16 टू 24 मंथ्स पे दिया जाता है बूस्टर डोजेस। ठीक है, मींस डीपीटी और ओपीवी जो है इनके दिए जाते हैं बूस्टर। ठीक है, और मीजल्स का सेकेंड डोज दिया जाता है और साथ में विटामिन ए का भी सेकेंड डोज दिया जाता है। ठीक है, अच्छा ध्यान रखिए, जो विटामिन ए होता है ना
विटामिन ए, ये जो होता है 6 मंथ की गैप में दिया जाता है, ठीक है। 6 मंथ की एज नहीं बोल रही, 6 मंथ के गैप में दिया जाता है। स्टार्ट हम करते हैं 9 मंथ की एज में और अप टू द 5 ईयर दिया जाता है बच्चे को, ठीक है। तो ध्यान रखना 16 टू 24 मंथ की एज में क्या होता है, हम बूस्टर देते हैं और मीजल्स और विटामिन ए की सेकेंड डोज देते हैं, ठीक है। फिर 5 टू 6 ईयर में होता है डीपीटी का सेकेंड बूस्टर दिया जाता है, ठीक है। 5 टू 6 ईयर के अंदर डीपीटी का सेकेंड बूस्टर दिया जाता है और ओपीवी का भी बूस्टर दिया जाता है, ठीक है। ओपीवी का भी सेकेंड जो बूस्टर होता है वो भी इसमें दिया जाता है, ठीक है। और 10 टू 16 ईयर की एज में दिया जाता है टीटेनस टॉक्साइड, ठीक है। टीटी का वैक्सीन दिया जाता है और वो देते हैं आईएम, ठीक है। डीपीटी जो होता है वो भी कैसे दिया जाता है, आईएम दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे टोटल 9 डोज ऑफ विटामिन ए गिवन एट द 6 मंथ ऑफ इंटरवल स्टार्टिंग फ्रॉम 9 मंथ टू 5 ईयर। हमने देख लिया कि विटामिन ए के टोटल 9 डोजेस दिए जाते हैं 6 महीने के गैप में और 5 साल की एज तक, ठीक है। अगर हम बात करें प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर कि प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर कौन से इम्यूनाइजेशन करा जाता है, तो उनके अंदर 2 टीटी की वैक्सीन दी जाती है, ठीक है। 2 डोज दिए जाते हैं टीटी के अंदर। टीटी के फर्स्ट डोज जो होता है वो अर्ली प्रेगनेंसी में दिया जाता है 16 टू 20 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है। प्रेगनेंसी के 16 से 20 वीक्स में दिया जाता है, या फिर हम अगर क्लिनिकल सेटिंग की बात करें तो एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है, ऐसे भी बोला जाता है एज सुन एज पॉसिबल, या फिर मतलब कि जैसे ही डायग्नोस हुआ, ठीक है, प्रेगनेंसी जैसे ही डायग्नोस होती है टीटी का फर्स्ट डोज दे दिया जाता है क्लिनिकल सेटिंग के अंदर। और थ्योरेटिकल देखें तो हम फर्स्ट डोज दी जाती है 16 टू 20 वीक्स में, ठीक है। और सेकेंड डोज दी जाती है आफ्टर द 1 मंथ ऑफ द फर्स्ट डोज। जैसे ही हमने फर्स्ट डोज दी उसके 1 महीने बाद क्या होता है, हम सेकेंड डोज देते हैं उसकी। तो हमारा आज का जो बेसिक टॉपिक है जिसके अंदर हमने बेसिक कंसेप्ट को डिस्क्राइब करा था वो यहीं पर एंड होता है। इसके सेकेंड वीडियो के अंदर हम जो वेरियस वैक्सीन जिसकी बात हमने करी थी बीसीजी ओपीवी उनको डिटेल में स्टडी करेंगे, तो मेरे वीडियो के साथ बने रहें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।